नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां हम एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और यहाँ पर समझते हैं हर एक पॉइंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें ऐसे ही याद दिलाना चाहूंगा जो मुझे एकदम लगता है कि आपको बता देना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी है वो पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज किया गया 1950 ईस्वी में, उसके जस्ट बाद निकोलसन और सिंगर नाम के वैज्ञानिक थे 1972 ईस्वी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल देकर चले गए। और अगर हम बात करें जो 1950 ईस्वी के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी पॉसिबल हुई, वो ह्यूमन के आरबीसी सेल की स्टडी के बाद, क्योंकि ह्यूमन के आरबीसी सेल जो था, इंसानों का जो रेड ब्लड सेल था, उसके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख करके सारी चीजें को बताया गया। चलिए शुरू करते हैं हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को, और वहां से पढ़ते हैं हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिखा क्या गया है कि द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 सेंचुरी। यानी कि कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिटेल स्टडी है वो पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। जब 1950 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, तब जाकर के ये पॉसिबल हुआ। आगे चलते हैं। मेन व्हील केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें, जो मुख्य बात है, जो मेन चीज है, वो केमिकल स्टडी की है सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो केमिकल स्टडी किया गया वो कैसे किया गया उसकी बात करते हैं। स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो स्पेशली जो केमिकल स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के ऊपर किया गया, जिसके बाद क्या किया गया, साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया गया जो संभव था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, और वहां से पता चलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड और प्रोटीन। यहां पर समझिए, जो लिपिड होती है उसकी बाई लेयर होती है, और प्रोटीन की क्या होती है? सिंगल लेयर होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट की, तो आपने ब्रेड पकौड़ा देखा होगा या सैंडविच देखा होगा। सैंडविच में क्या होता है, या ब्रेड पकौड़े में क्या होता है, जो ब्रेड होता है वो ऊपर और नीचे होता है, बीच में आलू होता है या मसाला होता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका लिपिड होता है वो क्या होता है? साइड साइड होता है, और जो प्रोटीन होता है वो बीच में अरेंज होता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो लिपिड होता है, लिपिड में जो पानी का स्नेही होता है, यानी कि वाटर लवर जो एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और वाटर हेटर यानी कि पानी का जो विरोधी एंड होता है वो अंदर की ओर होता है। तो इसके साथ चलते हैं, आगे की पॉइंट को समझते हैं। आगे की पॉइंट में क्या लिखा है उसको देखते हैं। द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड डेट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर जो लिपिड होते हैं वो फास्फोलिपिड होते हैं, और वो अरेंज होते हैं बाइलेयर। आल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लिपिड होता है, लिपिड अरेंज होता है मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन के रूप में, एक लेयर के रूप में अरेंज होता है, जिसमें जो पोलर इंड होता है, पोलर का मतलब क्या होता है? जो पानी को प्यारा होता है, मतलब जिसको पानी चाहिए होता है, वो इंड क्या होता है? बाहर की ओर होता है, आउटर साइड लिखा हुआ है। एंड द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का जो विरोधी इंड होता है, जिसको टेल कहते हैं, वो क्या होता है? इनर पार्ट यानी कि अंदर की ओर स्थित होता है। ये बात समझ में आ गया? आगे देखिए। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट।
कहने का मतलब एकदम साफ साफ है, जहां से पता चलता है। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, यहां से बात पता चलती है। जो नॉन पोलर इंड होता है, पोलर इंड मतलब वाटर का लवर, और नॉन पोलर इंड का मतलब होता है वाटर का हेटर। जो नॉन पोलर इंड होता है वो सेचुरेटेड होता है, वो क्या होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड से बना हुआ हाइड्रोकार्बन की चैन होती है, जो प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट से। पूरे सेल को क्या करता है, जलीय माध्यम से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं। इन द एडिशन ऑफ फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अगर हम बात करते हैं फास्फोलिपिड के उपस्थिति के कारण जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंटेन करके रखती है, कोलेस्ट्रॉल को भी ग्रहण करके रखती है। आगे की बात करते हैं। लेटर यानी कि बाद में, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवीलेट दैट द सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन सभी चीजों के पढ़े जाने के बाद कुछ और भी स्टडी किया गया, बाद में पता चला गया, जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर बायोकेमिस्ट्री के रूप में इसका उपयोग किया गया और इस पर ढेर सारे स्टडी किए गए, अलग अलग चीजों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड और प्रोटीन के अलावा एक और चीज होती है। वो जो चीज होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब मैं एक बार फिर से आपको स्टडी करके बताता हूं इस लाइन का मतलब। लेटर यानी कि बाद में, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जो जैव रासायनिक परीक्षण होता है वो बताता है साफ सुथरे रूप से कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो पजेस, सेल मेम्ब्रेन के पास होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लिपिड के अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके पास प्रोटीन भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होती है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड, ठीक है, अब बात आती है कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबल इन द डिफरेंट सेल टाइप। कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो होती है प्रोटीन की और लिपिड की, वो क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेशियो होती है वो बढ़ती घटती रहती है अलग अलग सेल में। इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों की अगर हम बात करते हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ द, जस्ट एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। इन ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों में, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली द 25% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। कहने का मतलब ये होता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, जो आरबीसी होता है इंसानों का, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 52% क्या होती है, 52% क्या होती है, यहाँ पर 52% जो होती है वो प्रोटीन होती है। क्या होती है, 52% प्रोटीन होती है, और 40% जो होता है, 40% क्या होता है, लिपिड होता है। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सेल के अंदर जो लिपिड है, जो प्रोटीन है, उसका रेशियो जो होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि जो इरिथ्रोसाइट होती है वहां पर प्रोटीन की मात्रा 52% और लिपिड की मात्रा 40% होती है। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन द easy of extraction, membrane protein can be classified as the इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। यानी कि अगर हम बात करें, डिपेंडिंग यानी कि निर्भर करता है, ऑन द इजी एक्सट्रैक्शन, आसानी से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब जो यहां पर सरफेस पर पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है, उसको क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल और पेरीफेरल भागों में। इंटीग्रल और पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, जो किनारे पर लगा होता है, और इंटीग्रल का मतलब होता है जो अंदर की ओर लगा होता है। तो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, उसको आप देखिए। देखिए यहां पर, देखिए ये जो प्रोटीन लगा हुआ है, मुझे कलर चेंज करने दीजिए तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये जो प्रोटीन है, ये जो लगा हुआ है, अगर इस प्रोटीन की हम बात करते हैं, ये जो धागा की जैसा निकला हुआ है, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो कि किनारे पर लगा हुआ है। और ये जो प्रोटीन है बड़ा सा,
जो बीच बीच में है, ये जो बड़ा सा बीच बीच में है, इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। देखो यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सारे क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो किनारे पर धागे के जैसा निकला हुआ है, इसको कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। बात समझ में है बेटा? जो पेरीफेरल होती है वो थ्रेड लाइक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती हुई होती है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो लिपिड बाइलेयर के बीच में लगा होता है। चलिए वापस से पढ़ते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन पर क्या होती है, मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाई जाती है, वाइल जबकि इंटीग्रल प्रोटीन आर स्पेशली और टोटली बर्स्ट इन द मेम्ब्रेन। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस पर पाया जाता है, और जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो बीच में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे जितना मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम समझने की प्रयास करते हैं और आपको समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, एन इम्प्रूव्ड, एक थोड़ा सा इंप्रूव किया गया मॉडल, यानी कि उसकी संरचना में। ठीक है, मॉडल यानी कि जो बनावट है, आप द स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की। एन इम्प्रूव्ड का मतलब एक बदलाव किया गया सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में, वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया गया था कि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। तो वही कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट किया गया वो निकल्सन और सिंगर नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था 1972 में, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिंगर और निकोलसन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया था उसका नाम क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाई, फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाई, तो आंसर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बेटा। ये आपका सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, द ट्विस्ट फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। कहने का मतलब ये होता है कि जो कोई क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर की अगर हम बात करते हैं तो क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, उसको जान। देखो बेटा, जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, वो अपने ही जगह पर क्या होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। जैसे कि एक तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड कोई होता है वो अपने ही जगह पर मूवमेंट करता रहता है, उसको क्वासी फ्लूइड नेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिक्विड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। कहने का मतलब ये है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिक्विड का, वो इनेबल्स करता है यानी कि चालू करता है मूवमेंट यानी कि हिलना डुलना ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी कि जो लिपिड के बाइलेयर होते हैं उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, यानी कि जो एबिलिटी होती है प्रोटीन का क्वासी फ्लूइड नेचर में मूवमेंट करने की, ये जो एबिलिटी है वो पता चला इस मोजाइक फ्लूइड मोजाइक मॉडल के द्वारा, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। आगे क्या लिखा गया कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ एंडोसेलुलर जंक्शंस, सेक्रेशंस, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। कहने का मतलब ये है, ये जो फ्लूइड नेचर होता है, जो फ्लूइड मोजाइक नेचर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कब कब, बहुत सारे फंक्शन जैसे कि सेल ग्रोथ यानी कि कोशिका वृद्धि के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल जंक्शन यानी कि जुड़ाव के लिए, सिक्रेशन यानी कि किसी चीज को निकालने के लिए, एंड एंडोसाइटोसिस यानी किसी चीज को पचाने के लिए, और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका की विभाजन के लिए ये चीज जरूरी होता है। वंस नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। कहने का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है इन सभी फंक्शन में से, वो ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द
ट्रांसपोर्ट यानी कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस ईस्ट, यानी कि दो अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि दो अलग अलग सेल है और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वो एक दूसरे में आर पार जाता रहता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कहने का मतलब यह होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। इस तरीके से क्या होता है, वो परमिएबल होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे क्या करते हैं, वो सारी चीजों को आर पार करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। तो आपको यहां से पता हो जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित होते हैं। मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पदार्थ, कैन मूव करते हैं ब्रीफली, बहुत बड़े मात्रा में, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पार करके, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा जानिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का गुजरना बिना किसी एनर्जी को खर्च किए, बिना किसी एनर्जी के लॉस के, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थ आर पार हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वहीं पर जब एनर्जी लगता है तो उसको नेगेटिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो भी मूव करता है मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं साल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो भी क्या करता है, आराम से मेम्ब्रेन से पार हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration, यानी कि बड़ी मात्रा से कम मात्रा की ओर जो आपके न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से पार कर जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो पानी होता है, पानी भी क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पार कर जाता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। मूवमेंट ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ द वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, पानी की जो मूवमेंट होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, डिफ्यूजन के द्वारा उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से क्या होते हैं, पार नहीं हो पाते हैं। दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन, और उनको क्या चाहिए, उनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनको पार करने के लिए क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। ऑफ द दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द, कहा था मैं, they require carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane, यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार कराए। अ फ्यू आयंस, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल यानी कि अणु, आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, फिर भी क्या होते हैं, वो पार करते हैं। दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की ओर जाना शुरू कर देते हैं। सच ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट को इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं, इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, जिसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च होती है, एंड इट कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम पंप। जैसे कि मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके लिए होता है, आयंस के लिए होता है, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। तो मैं आशा करता हूं बच्चों, जो भी चीजें मैंने आज के इस क्लास में सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बताई है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएसबी बायोलॉजी क्लासेस को, जो आपके लिए हमेशा
उपलब्ध रहेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस के साथ भी उपलब्ध रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ।